तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है, यूनिट 2 है 9th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 5 जो है वो करना है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेन बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। तो आज की वीडियो में हमने जो बोहर की एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है, नील बोहर, उसकी जो एटॉमिक थ्योरी है उसके बारे में बात करनी है। तो मैं कंप्लीट आप लोगों के साथ जो है वो डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, हर चीज़ जो बोहर्स की एटॉमिक थ्योरी है उसके बारे में। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी है। तो सबसे पहले देखें तो हम जो है वो एक्सपेरिमेंट डिटेल्स लिखते होते हैं एग्जाम के अंदर, आपने लिखनी है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। उसमें आपने कौन सी चीज़ें लिखनी है, ईयर लिखना है, ठीक है, परफॉर्म्ड बाय लिखना है या पर्पस लिखना है, इसके अलावा बेसिस ऑफ मॉडल लिखना है, ठीक है। तो 4 चीज़ें आपने इसके इंट्रोडक्शन के अंदर लिखनी है जब भी आप बोहर का एटॉमिक थ्योरी लिख रहे होंगे, ठीक है। तो आपने ये 4 चीज़ें लिखनी है। तो देखिए इसने ये जो एटॉमिक थ्योरी थी बोहर की, ये इसने कब दी थी, ये इसने 1913 में दी थी, जब रदरफोर्ड ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद इसने कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी, इसने उसको कुछ रेक्टिफाई किया था, ठीक है। तो ये 1930 में इसने अपनी थ्योरी पेश की थी और ऑफ कोर्स ये थ्योरी किसने दी थी, वो नील बोहर ने दी थी। पर्पज़ इसका बेसिकली क्या था, पर्पज़ इसका था कि जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था उसको रेक्टिफाई करना, उसके जो अंदर डिफेक्ट्स थे उनको रेक्टिफाई करना, या आप कह लें कि जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसके अंदर मज़ीद जो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी वो नील बोहर ने क्या किया, अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर दी, ठीक है। क्योंकि जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो कंप्लीट नहीं था, उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, उनकी रिवॉल्वेशन के बारे में, वो कंप्लीट नहीं थी। उसको मज़ीद जो है वो स्टडी की ज़रूरत थी, जो कि बोहर ने की, और इसने अपनी जो इसकी थ्योरी एटॉमिक थ्योरी उसके अंदर इसने वो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन दी। तो बेसिकली आप पर्पस के अंदर लिख सकते हैं टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या आप लिख सकते हैं टू गिव मोर या फर्दर एक्सप्लेनेशन टू गिव मोर और फर्दर एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। आप इन दोनों में से जो भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो इसका पर्पस बेसिस इसने जो यूज़ की अपने जो मॉडल के अंदर, इसने जो क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक थी वो इसने यूज़ की एज ए फाउंडेशन, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक थ्योरी थी बोहर की, इसके अंदर इसने जो बेसिक बनाई, इसने जो बेसिस रखा, ठीक है, वो कौन सी थ्योरी थी, जो मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी थी वो इसने जो है वो बेसिक बनाकर, फाउंडेशन बनाकर अपनी थ्योरी जो है वो फॉरवर्ड की, अपनी थ्योरी जो है वो बनाई, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक है वो क्या है। ऑल्दो आपका अभी इस टॉपिक से रिलेटेड अभी नहीं है, ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट है अभी 9th क्लास के अंदर ये रिलेटेड इसके अंदर नहीं है, आपने जस्ट इसको रेफरेंस देना है एग्जाम के आंसर देते हुए। लेकिन आप लोगों को मैं जस्ट रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि ये क्या थी, ठीक है। तो व्हाट इज़ मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी। तो इसमें देखें अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक जो एक था, ठीक है, उसका नाम था मैक्स प्लैंक, ठीक है। उसने एक थ्योरी पेश की थी फिजिक्स के अंदर उसमें, ताकि द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज क्वांटम, ठीक है। तो उसने कहा था कि कोई भी एनर्जी, ठीक है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है एनर्जी की, जो इमिट हो या अब्जॉर्ब हो, ठीक है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम उसने नाम दिया था। तो क्वांटम बेसिकली क्या है, क्वांटम जो सबसे छोटी पॉसिबल यूनिट होती है ना किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को, उसको बोलते हैं क्वांटम, ठीक है। जो सबसे छोटी पॉसिबल यूनिट होती है ना फिजिकल प्रॉपर्टी की, मसलन एनर्जी की या मैटर की, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसने सेकंड पॉइंट भी जो है इसका पढ़ने वाला है, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब इसने जो दूसरा पॉइंट दिया था मैक्स प्लैंक्स ने, उसने क्या दिया था, उसने कहा था कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो ये जो इक्वेशन है ना, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। तो इसने जो इक्वेशन दी थी वो क्या थी, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसमें जो ई है हमारा वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और जो वी है हमारा वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो इसने जो सेकंड इसका पॉइंट था वो क्या था, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिलीज हो रही होती है या अब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है, रेडिएशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के, ठीक है। जितनी रेडिएशन ज़्यादा है उतनी वो एनर्जी ज़्यादा होगी, जितनी रेडिएशन कम है इतनी वो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो जो छोटी यूनिट रेडिएशन में जो छोटी यूनिट है जो एमिट होती है या अब्जॉर्ब होती है, ठीक है, उसको उसने क्या बोला, क्वांटम बोला, ठीक है। जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जब स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट होती है, उसको उसने क्या बोला, क्वांटम। उसको बेस बना के जो नील बोहर था उसने अपना जो है वो अपनी एटॉमिक थ्योरी जो है वो पेश की थी, ठीक है।
तो अब जो दूसरा पॉइंट इसमें निकलता है, ठीक है, वो ये था कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसके अंदर कौन से ऐसे डिफेक्ट थे, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन करना पड़ा, बोहर ने जिसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो वो क्या डिफेक्ट थे, मेरा जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर मैंने जो है वो डिफेक्ट्स बताए थे, ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। मैं दोबारा जो है वो एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो देखें रदरफोर्ड जो था उसने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू जो उसका मॉडल था, उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें ये पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव करती है, ठीक है, तो वो स्लोली स्लोली क्या करती है, एनर्जी रिलीज़ करती है, एनर्जी जो है वो लूज़ करती है, ठीक है। जब वो एनर्जी लूज़ करती है तो वो क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ वो न्यूक्लियस के करीब होती जाएगी, ठीक है, और एट द एंड क्या होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगी और उससे क्या होगा, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, स्लोली स्लोली अपनी एनर्जी रिलीज़ करते जाएंगे, ठीक है, उससे क्या करेंगे, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे न्यूक्लियस के अंदर फॉल करके। फॉर एग्जांपल देखें, ये न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इसके जो हैं वो इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि एनी पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, जब भी वो सर्कुलर मोशन के अंदर होगा कोई भी पार्टिकल, तो वो क्या करता है, एक्सेलरेशन गेन करता है। जब वो एक्सेलरेशन गेन करेगा, उस एक्सेलरेशन की वजह से जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो अपनी एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, एमिट करते हैं, ठीक है। जब वो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है, तो वो स्लोली स्लोली क्या होते जाएंगे, न्यूक्लियस के करीब होते जाएंगे, ठीक है, फिर न्यूक्लियस के करीब होते जाएंगे और एक टाइम आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर देंगे, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, उससे क्या होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। लेकिन इसमें जो रदरफोर्ड था उसने इसको चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो उसने दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द, उसको उसने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन किसने दी, वो बोहर ने आकर दी कि बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। वो आल्दो रिवॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो नील बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर दी। जो रदरफोर्ड था उसने अपनी थ्योरी के अंदर, अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, ठीक है। उसने जस्ट कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, उसने और इसके अलावा कुछ नहीं बात की। तो जो नील बोहर था उसने इस चीज़ को क्या किया कि आगे आके एक्सप्लेन किया उसने। और ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। पहली क्वांटम थ्योरीज ने, जो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी वो उसने बेसिस बनाई थी, फाउंडेशन बनाई नील बोहर ने। और दूसरी चीज़ जो है वो रदरफोर्ड ने जो एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो नील बोहर ने आकर क्या किया, उसको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। बेसिकली मैंने ये दो चीज़ें जो हैं, ये मैक्स प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी और ये डिफेक्ट हैं, ठीक है, ये जस्ट आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बताए हैं, ठीक है। आप लोगों ने एग्जाम के अंदर ये नहीं लिखने, ठीक है, आप लोगों ने जस्ट एक्सपेरिमेंट डिटेल में ही लिखना है कि 1913 में नील बोहर जो है उसने एटॉमिक थ्योरी पेश की। उसका पर्पज़ क्या था, जस्ट वो गिव मोर एक्सप्लेनेशन टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एंड उसके अलावा आपने लिखना है, ही यूज द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक एज फाउंडेशन मॉडल फॉर हिज थ्योरी। मतलब उसने अपनी थ्योरी के लिए जो फाउंडेशन मॉडल यूज़ किया वो क्या थी, वो मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी थी वो थी। ये दोनों मैंने आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो बताया। अब पहला तो एक्सपेरिमेंट डिटेल आप लिख लेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे चीज़ आती है कि एक्सप्लेनेशन, नील बोहर के जो एटॉमिक थ्योरी है उसकी एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे। आप लिखेंगे कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मतलब उसने क्या किया, नील बोहर ने जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे उनको सामने रखते हुए उसने क्या किया, इन 1913 नील बोहर प्रेजेंटेड अनदर मॉडल ऑफ एटम। तो जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर जो डिफेक्ट्स थे, बेसिकली वो डिफेक्ट्स क्या थे, उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो प्रॉपरली उसने नहीं दी, वही डिफेक्ट्स थे उसके। उसको नज़र में रखते हुए इन 1913 में नील बोहर ने क्या किया, अपना एक मॉडल ऑफ एटम जो है वो पेश किया, ठीक है। अब ही यूज द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक एज फाउंडेशन फॉर हिज मॉडल। ये वही चीज़ें जो अभी इंट्रोडक्शन में मैंने बताया ना आपको, वही चीज़ें आपने एक्सप्लेनेशन के अंदर, वर्ड्स के अंदर आपने एक्सप्लेन करनी है। तो उसने जो मैक्स प्लैंक की द क्वांटम थ्योरी थी वो उसने क्या किया, एज ए फाउंडेशन यूज़ की अपने मॉडल के लिए। इसके बाद आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल। अब नील बोहर ने क्या, जो उसने मॉडल पेश किया, अपनी थ्योरी पेश की नील बोहर ने, उसमें उसने क्या कहा, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मतलब जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसने भी कहा है कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं, रदरफोर्ड ने भी कहा था रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड ने एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। रदरफोर्ड ने जस्ट कहा कि रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो स्लोली स्लोली तो वो क्या कर रही है, न्यूक्लियस के अंदर जो है फॉल करेंगे। एक्सप्लेनेशन जो है वो नील बोहर ने दी। तो इसने क्या कहा कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट अब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, ठीक है। तो उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है, वो
ना तो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और ना ही एनर्जी जो है वो एमिट करते हैं कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, दे डोंट डू। द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एज इट रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स ऑर्बिट्स और फिक्स्ड एनर्जी। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, उनकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। इसलिए इसने क्वांटम जो थ्योरी थी ना मैक्स प्लैंक की वो यूज़ की थी, तो उसने नाम क्या दिया, क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। और क्यों क्वांटाइज्ड होती है, क्योंकि वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट या फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट के अंदर वो जो होते हैं रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब वो जो फिक्स्ड एनर्जी जो था, जो फिक्स्ड ऑर्बिट्स थे, उसको उसने क्या नाम दिया, उसको उन ऑर्बिट्स को उसने एनर्जी लेवल्स का नाम दिया। जिन लेवल्स के अंदर, जिन ऑर्बिट्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, फिक्स्ड एनर्जी वाले जो ऑर्बिट्स होते हैं, उसने क्या नाम दिया, एनर्जी लेवल्स का नाम दिया। अभी मैं यहाँ पे आपको हिंट दे दूँ एक, ठीक है। हिंट में क्या है, जो आपकी क्वांटाइज्ड मीन इधर यूज़ किया ना उसने, जो क्वांटाइज्ड उसने यूज़ किया था, इसका मतलब होता है कि रिमेन फिक्स्ड, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज़ समझ आएगी। उसने कहा था द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज रिमेन फिक्स्ड या विल रिमेन फिक्स्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल के वो एक ही ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब वो ऑर्बिट चेंज करेंगे दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन अगर वो एक ही ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, क्वांटाइज रहेगी, मतलब रिमेन फिक्स रहेगी। क्यों, क्योंकि जिस ऑर्बिट के अंदर वो मूव कर रहे होते हैं उस ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। और उस ऑर्बिट्स को उसने क्या नाम दिया, एनर्जी लेवल्स का नाम दिया। तो ये चीज़ें आपने एक्सप्लेनेशन में लिखनी है, बहुत ही सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है इसकी। अच्छा, इसके बाद देखें, ये न्यूक्लियस है। मैं अभी आप लोगों को जो है वो डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, आपने डायग्राम भी बनानी है एक्सप्लेनेशन के साथ। ये न्यूक्लियस होता है मिडल में, ठीक है। ये इसका जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका नाम जो है वो की है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका नाम क्या है, की है। तो नील बोर की जो एटॉमिक थ्योरी है उसके अंदर जो उसने नाम दिया फर्स्ट ऑर्बिट जो था, जो नियरेस्ट था न्यूक्लियस के जो करीब तरीन, उसको उसने क्या नाम दिया, के का नाम दिया। ये उसने नाम दिया, ठीक है। इसको जो नंबर देते हैं n इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाम उसका की है, लेकिन जो नंबर में उसको लिखेंगे n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक हो गया, और इसका नाम क्या है, की है। अब इसके बाद जो सेकंड ऑर्बिट होगा, सेकंड नंबर पे होगा, इसको उसने दिया l, और इसका नंबर क्या होगा, n इज इक्वल टू 2, ठीक है। नाम इसका की l, और जो नंबर होंगे वो उसके n1 n2, ठीक है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। तीसरा वाला जो ऑर्बिट होता है उसको उसने नाम दिया m, और इसका जो नंबर है n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन, ठीक है। जितने आगे चलते जाएंगे तो के एल एम एन एन जो भी आगे, ठीक है, बढ़ते जाएंगे वो इस तरह नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ते जाएंगे। जो न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा, ठीक है, दैट विल बी n1, n इज इक्वल टू 1। सेकंड जो होगा वो n इज इक्वल टू 2। तीसरे नंबर पर जो होगा वो n इज इक्वल टू 3। इस तरह उनका जो नाम हम देंगे वो के एल एम, के जो है वो फर्स्ट होगा, बिल्कुल नियर जो होगा न्यूक्लियस के, दैट विल बी के, ठीक है। और इसी तरह जो है वो आगे इंक्रीज करते जाएंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मैं इसमें और इंक्रीज करना चाहता हूँ या कोई और नंबर हो, तो नेक्स्ट आप ऑर्बिट बनाएंगे तो वो ऑर्बिट जो होगा वो n होगा, और उसमें n इज इक्वल टू क्या होगा, मेरे पास 4। तो इसी तरह जब आप जितना इंक्रीज करते जाएंगे, ऊपर से उनके नेम जो है वो ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे, के एल एम एन, और वो आगे, ठीक है। और इधर जो है n जो है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ आपने देखनी है, अकॉर्डिंग टू नील बोहर देखें, ठीक है। एनर्जी इन लेवल्स, जिस लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। एनर्जी इन लेवल्स, ठीक है, एनर्जी इन लेवल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, फर्स्ट वाले जो ऑर्बिट है, फर्स्ट वाला जो एनर्जी लेवल है उसके अंदर मूव कर रहा है, इसकी एनर्जी जो है देखें ज़्यादा होगी, या ये एक n जो है वो लेवल, जो एनर्जी लेवल इसके अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी ज़्यादा होगी। मतलब एक 4 जो है वो उसमें मूव कर रहा है और एक फर्स्ट वाले में मूव कर रहा है, इन दोनों में से किसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर इसको देखें, एनर्जी लेवल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा न्यूक्लियस से, ठीक है, उतनी ही उनकी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है जो फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा उसकी एनर्जी कम होगी कंपेयर टू जो फोर्थ वाले ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से कम होता है और इसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है। बेसिकली ये एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो जितना नज़दीक होगा न्यूक्लियस के, इसका मतलब है कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी जो रिपल्शन है इसके ऊपर, इंट्रैक्शन है इसके ऊपर, ठीक है, वो ज़्यादा होगी, समझ रहे हैं, उसको ज़्यादा छेड़ेगा। फॉर एग्जांपल ऐसे कह लें आप,
उसको ज़्यादा छेड़ेगा तो वो उस अपनी एनर्जी लूज़ करके तो वो किसी और फोकस में लगा रहेगा, वो इसको ही मतलब साथ खेलता रहेगा। ये जो होते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस से दूर होते हैं, इनके ऊपर न्यूक्लियस की जो इफेक्ट होता है, या आप कह लें कि न्यूक्लियस की जो इंटरेक्शन होती है इन इलेक्ट्रॉन के साथ, वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये होशियार बाश रहते हैं और इनकी जो पावर है या एनर्जी है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू इनके जो नज़दीक होते हैं, जिनके ऊपर न्यूक्लियस की इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बेसिकली यही रीज़न होती है, इनकी एनर्जी जो होती है, नियरेस्ट जो होते हैं इनकी एनर्जी कम होती है, और जो दूर होते हैं न्यूक्लियस से उनकी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। अभी समझ आ गई, जो न्यूक्लियस से दूर होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जो न्यूक्लियस के करीब होंगे उनकी एनर्जी कम होगी। ये आपने पॉइंट जो है वो माइंड में रखना है। अच्छा, अभी देखें, फॉर एग्जाम्पल हिंट मैं दे देता हूँ आपको, ड्यू टू लेस रेजिस्टिविटी फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये हिंट है कि क्यों एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है जो जैसे जैसे दूर जाते जाए, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है न्यूक्लियस की वो कम होती जाती है। अच्छा, अभी आगे आ जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसने यहाँ से जाना है हमारे फोर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट से इसने कहाँ जाना है, फोर्थ ऑर्बिट में जाना है। अभी आपने नोट करनी है मेरी बात। अभी हमने कहा, नील बोहर ने कहा कि जो एनर्जी लेवल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, ठीक है, वो उसी फिक्स्ड एनर्जी के साथ मूव कर रहे होंगे जो इसकी है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट में मूव कर रहा था ना ऑर्बिट में, यहाँ पे एनर्जी फॉर एग्जांपल 20 कह लें, 20 उसकी क्वांटिटी है एनर्जी की। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैं कह रहा हूँ। अब इसने जाना है 4 में। ठीक है, 4 की एनर्जी जो 20 नहीं होगी, वो ज़्यादा होगी, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्या होगी, ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी कह लें 40 है, इसकी कह लें 60 है, इसकी कह लें 80 है, तो यहाँ पे उसको कितनी एनर्जी चाहिए, 80 एनर्जी चाहिए इस ऑर्बिट में मूव होने के लिए। अभी उसके पास है कितनी, उसके पास सिर्फ 20 एनर्जी जो है वो जोल कह लें। ठीक है, उसके पास अभी है 20 से उसने कहाँ जाना है, 20 वाले ऑर्बिट से उसने कहाँ जाना है, 80 वाले ऑर्बिट से। तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी उस ऑर्बिट में जाने के लिए क्या करेगा, टू मूव फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, वो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब्जॉर्ब करेगा तो वो इधर जाएगा, वरना नहीं जा सकता। ये लोअर जो न्यूक्लियस के करीब होती है ना, ये लोअर ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे जैसे दूर जाएं ये हायर ऑर्बिट्स होते हैं। तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाने के लिए उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इधर एनर्जी जो है उसके पास सिर्फ 20 है, कम है, तो वह ज़्यादा वाले में जाएगा तो उसको 80 बनानी पड़ेगी। 80 नहीं बनाएगा तो इस शेल में, इस एनर्जी लेवल में वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक वो 80 नहीं बनाएगा। तो इसलिए वो एनर्जी क्या करेगा, पहले अब्जॉर्ब करेगा, जब एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो वो इस ऑर्बिट में आके मूव करेगा। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अभी दूसरा सिनेरियो देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे मूव कर रहा है 4 में। ठीक है, इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी हाई है। ठीक है, उसने मूव करना है यहाँ से फर्स्ट शेल के अंदर, एनर्जी लेवल के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। अभी यहाँ पे उसकी एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वो 80 के साथ मूव कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। यहाँ से उसने जाना है फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट में है 20, फर्स्ट की लिमिट है 20। आप बस इतना याद रखें कि जो ईच ऑर्बिट है उसकी अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी के अंदर आएंगे तो वो उसके अंदर मूव कर सकते हैं कि वरना नहीं। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल 80 एनर्जी इसकी है, इसने 20 के अंदर आना है, तो ये 80 वाली उठाकर इधर आएगा तो ये इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता, इसको दोबारा बाहर फेंक देंगे और दोबारा वो फोर्थ में चला जाएगा। तो इसलिए इसको फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आने के लिए, एनर्जी लेवल में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी जो है वो रिलीज करनी पड़ेगी। इसका मतलब है टू मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विल एमिट एनर्जी, अपनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, एमिट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, समझ आई। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना है तो उसको एनर्जी अपनी हाई करनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर उसको हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आना है तो उसको अपनी एनर्जी लो करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है, दैट इज अकॉर्डिंग टू नील बोर एटॉमिक थ्योरी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, अभी आगे आ जाएं तो हाउ टू फाइंड चेंज इन एनर्जी। अब ये जो एनर्जी इन्होंने चेंज की है वो कैसे फाइंड करनी है हमने, मतलब ये थोड़ी एनर्जी से बड़ी एनर्जी के तरफ गया है, लेवल में गया है, तो इसने एनर्जी कितनी जो है वो अब्जॉर्ब की है, इसने जो है दूसरे वाले ने कितनी एनर्जी रिलीज की है, हाउ कैन वी फाइंड। ठीक है, हाउ टू फाइंड चेंज इन एनर्जी। अब ये क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट आपने जो आपके ज़हन में जो आ रहा होगा, तो इसके लिए देखें अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन। अब उसने क्या किया, नील बोर ने, उसने वही प्लैंक्स की जो इक्वेशन थी वो उसने यूज़ की। वो क्या थी, चेंज इन एनर्जी, जिसको हम डेल्टा ई भी बोलते हैं, इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, चेंज इन एनर्जी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जितनी उसकी फाइनल एनर्जी है माइनस जितनी उसकी इनिशियल एनर्जी है। अगर तो फाइनल एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, और इनिशियल एनर्जी कम है, तो इसका मतलब है कि आंसर प्लस में आएगा, इसका मतलब उसने गेन की है। लेकिन इसमें देखें इसकी इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है और फाइनल एनर्जी जो है वो कम है, इसका मतलब है माइनस में आएगा, उसने एनर्जी जो है वो एमिट की है।
तो डेल्टा जो है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी को E2 बोलते हैं, ठीक है, माइनस इनिशियल एनर्जी को E1 बोलते हैं। तो ये इज इक्वल टू क्या होता है HV, ठीक है, इसको उसने क्या नाम दिया, इज इक्वल टू HV। यहाँ पे देखें ये जो इक्वेशन है इसके अंदर H जो है वो उसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, जो H है हमारा उसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं और उसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻³ जॉल सेकंड होती है। और जो V इधर यूज़ हो रहा है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो ये दो चीज़ें आपने लिखनी है जब जब इक्वेशन लिखेंगे। जो H होता है हमारा वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है और उसकी जो वैल्यू होती है वो 6.63 इंटू 10⁻⁻³ जॉल सेकंड होती है, यूनिट में आपने साथ लिखनी है। और जो V यहाँ पे यूज़ हुआ है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। क्लियर। तो डेरिवेटिव आ गया, आपने कैसे चेंज इन एनर्जी निकालना है। अभी जो है वो तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो चीज़ आती है वो है कि जो पास्टुलेट्स दिए है बोहर मॉडल के वो क्या हैं। बोहर ने अपने मॉडल के जो है वो कुछ रिजल्ट्स दिए, कुछ पॉइंट्स दिए, वो क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग से भी क्वेश्चन जो है वो बन के आ सकता है कि एक्सप्लेन पास्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। तो इसमें जो है आपने लिखना है कि द बोहर एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पास्टुलेट्स। उसमें से नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे, देखिए, द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। बड़ी इजी सी चीज़ है। उसने कहा कि जो हाइड्रोजन है, आपको भी पता है कि पीरियोडिक टेबल में देखें तो हाइड्रोजन सबसे छोटा नजर लगता है हमको। जो हाइड्रोजन एटम है वो बहुत ही, उसका न्यूक्लियस छोटा होता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, उनका जो रेडियस होता है वो आर होता है। रेडियस ऑफ कोर्स एक चीज़ जो सर्कल में मूवमेंट कर रही होती है, ठीक है, तो आपका जो ऑर्बिट होता है वहाँ से जो न्यूक्लियस के दरमियान में जो एक लाइन खींचे तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है, जो मिडल पॉइंट होता है ना सर्कल का, वहाँ से आप उस सर्कल के एंड तक जब लाइन खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो उसने उसको क्या नाम दिया, रेडियस का नाम दिया। तो बड़ी ईजी सी जो है उसका पोस्टुलेट है पहले वाला। तो हाइड्रोजन आइटम जो है वो बहुत छोटा न्यूक्लियस होता है उसका, और जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं उनका रेडियस जो होता है वो आर होता है, उसके अंदर वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 में उसका जो पोस्टुलेट है उसमें उसने कहा ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि उसने कहा था कि जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, ठीक है, और वो चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। क्वांटाइज्ड मीन आगे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं होती। हिंट भी मैंने आपको बता दिया कि रिमेन फिक्स्ड। उसने आई डोंट नो उसने क्यों कहा दैट इज क्वांटाइज्ड, क्योंकि फिक्स्ड एनर्जी ऑलरेडी आ गई है तो उसका मतलब यही है कि वो फिक्स्ड एनर्जी ही है। तो हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। इसके बाद थर्ड उसका जो पोस्टुलेट था उसमें कहा, अब उसने कहा कि इफ ये वही जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया वही उसका है कि अगर एक जो है इफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डजंट एमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी। मतलब अगर वो एक ही ऑर्बिट के अंदर रहेंगे तो ना वो एनर्जी रिलीज करेंगे ना ही एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे। वो एनर्जी अब्जॉर्ब या रिलीज कब करेंगे, जब वो जंप करेंगे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ, ठीक है। मतलब कि जब वो अपने ही घर में रहेंगे, अपनी ऑर्बिट में रहेंगे, ठीक है, तो उनको कोई टेंशन नहीं है, वो एनर्जी उनकी सेम रहेगी। लेकिन जब वो इधर उधर जाने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को तंग करने की ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर या उनको एनर्जी ज़्यादा लेके आनी पड़ेगी, ताकतवर होके आना पड़ेगा, या उनको जब कमज़ोर होकर उधर जाना पड़ेगा। ये उसका सिंपल मीनिंग है, ठीक है। तो अगर एक ही ऑर्बिट में रहेंगे, अपनी पार्टिकुलर ऑर्बिट में रहेंगे, तो ना वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे ना रिलीज़ करेंगे। लेकिन अगर वो उनको जंप करना पड़ेगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो फिर वो एनर्जी या रिलीज़ करेंगे या अब्सॉर्ब करेंगे। अब जो चौथा पोस्टुलेट है इसका वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले कि अगर वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जंप करेंगे तो इसका मतलब है कि उनको एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जंप करेंगे तो इसका मतलब है उनको एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चेंज इन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाई प्लैंक्स इक्वेशन डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H डॉट V। अभी आपको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले। तो चेंज इन एनर्जी जो है वो जब जंप करेंगे एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट की तरफ, तो उसकी चेंज इन एनर्जी जो है वो आप इसकी जो प्लैंक्स इक्वेशन होती है, ठीक है, जो डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV होती है, वहाँ से आप जो है वो ईजिली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो उसका फिफ्थ पोस्टुलेट था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मूवमेंट। उसने क्या पोस्टुलेट दिया, ये बोहर का जो फिफ्थ पोस्टुलेट था, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, जो ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं वो फिक्स्ड एंगुलर मूवमेंट के साथ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये एक नया चीज़ आ गया कि एंगुलर मूवमेंट, अभी तक हमने इसके ऊपर नहीं पढ़ा। तो एंगुलर मूवमेंट क्या होती है, अभी देखें फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक हो गया, ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये जो है ना ये एंगुलर मूवमेंट है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये देखें गौर से सुनना आपने, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है,
ये उसका ऑर्बिट है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये उसकी क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको मतलब ना सुकून नहीं आता कहीं पे भी। वो क्या करता है, ऐसे मूव, ऐसे कर रहा होता है, ऐसे कर रहा होता है, ऐसे कर वो सर्कुलर में ही रहा है, सर्कल में ही जा रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे वेव्स की सूरत में वो कर रहा है मूवमेंट, ठीक है, ऐसे वेव्स की सूरत में वो कर रहा है। जिस तरह ये वेव्स, जो वेव्स की डायरेक्शन बनी है ना, इस डायरेक्शन में, इस स्टाइल में वो मूवमेंट कर रहा होता है। दैट इज कॉल्ड एंगुलर मूवमेंट, ठीक है, एंगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कार एक सर्कल में ही रहा होता है, ये देखे ना, ये सर्कल ही बना है ना, लेकिन इस सर्कल में मूव करते हुए भी ऐसे 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 ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा कर रहा होता है। तो दैट इज कॉल्ड एंगुलर मूवमेंट, जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हो रही होती है। अभी इसकी एक इक्वेशन आती है यहाँ पे, वो हमने ड्राइव करनी है कि वो जो मूवमेंट है, एंगुलर मूवमेंट होती है, उसकी एक इक्वेशन ड्राइव करनी होती है। वो अभी करते हैं। देखें तो जो सरकमफ्रेंस होता है ऑर्बिट का, ठीक है, इस ऑर्बिट का जो सर्कल होता है हमारा, ठीक है, जो सर्कल है, बेसिकली ऑर्बिट क्या है, सर्कल है। जो सर्कल होता है इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, वो इज इक्वल टू होता है 2πr, ठीक है। हमको सरकमफ्रेंस फार्मूला तो आप लोगों को आता होगा 9th में, ठीक है। वो क्या होता है 2πr। इस पूरा जो सरकमफ्रेंस है, ये पूरी जो लाइन है, इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 2πr। इस टोटल डिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है, वो कितना है 2πr। अभी देखें तो सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट जो है इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स एन। अभी देखें ये तो हो गया सरकमफ्रेंस एक ऑर्बिट का, ठीक है, कितना है। अभी वो क्या कर रहा है, ऐसे करके वेव्स की सूरत में जा रहा है ना। तो अभी हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स वो बनाता है एक सर्कल के अंदर, ठीक है, उसको एन बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, लेंथ कितनी है एक वेव की, उसको हम जो है वो लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। तो कितनी वेव्स बनाता है एक सर्कल के अंदर वो, ठीक है, उसको एन बोलते हैं, नंबर ऑफ वेव्स। और एक वेव्स की उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, जिसको लैम्डा बोलते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही सेम सरकमफ्रेंस ही आएगा इस ऑर्बिट का, ठीक है। तो अब इस सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट जो है वो एन डेल्टा, ठीक है, इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा 2πr। अभी मैंने क्या, ये देखें, ये भी सरकमफ्रेंस है, ये भी सरकमफ्रेंस है, ठीक है। तो ये एन डेल्टा है, ठीक है, एन डेल्टा है, एन डेल्टा मैंने लिख दिया इक्वल्स टू 2πr मैंने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इनके दोनों लेफ्ट साइड पे इक्वल चीज़ मैंने दी हुई है। तो इसका मतलब हुआ कि एन डेल्टा इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 2πr। अब देखें तो ये मेरी जो है इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है, मैंने इसको क्या बना लिया, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। तो अभी देखें तो लैम्डा जो है, ठीक है, इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता है h डिवाइडेड बाई mv। ये अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो है उसकी वेवलेंथ है फिजिक्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो है उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली जो लैम्डा होता है, ठीक है, जिसको वेवलेंथ बोलते हैं बेसिकली, इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास h डिवाइडेड बाई mv। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और जो mv है वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है, ठीक है, जो सर्कुलर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, दैट इज कॉल्ड mv, ठीक है। और जो h है हमारे पास इधर वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये जो क्या है ये है लैम्डा, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो ये है। अब मैंने ये लैम्डा निकाल लिया, ठीक है। इस लैम्डा को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूंगा, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाई h ओवर mv। तो मैंने यहाँ ये लैम्डा नजर आया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया h ओवर mv लगा दिया, इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा 2πr, ठीक है, 2πr। अब मैंने बेसिकली बनाना है mvr क्यों बनाना, सर्कुलर मोशन है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा mvr। तो मैंने बेसिकली बनाना है mvr। अब mvr बनाऊंगा, ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा mvr, और 2π इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, nh ऊपर रहेगा और नीचे डिवाइडेड बाई 2π हो जाएगा। तो ये mv उधर जाके क्या हो जाएगा mvr। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ mvr इक्वल्स टू, अब ये देखें ये nh था डिवाइडेड बाई 2π हो जाएगा, तो nh डिवाइडेड बाई 2π हो जाएगा, ठीक है। क्यों, ये इसको मैं उधर लेके गया हूँ, mvr उधर जाके क्या हो गया r से मल्टीप्लाई, तो mvr बन गया, मैंने जस्ट पहले लिख लिया थोड़ा सा इजी करने के लिए। और दूसरी तरफ देखें ये nh बच गया था, और ये 2π जब इस तरफ आके इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो nh डिवाइडेड बाई 2π हो गया मेरे पास, ठीक है। तो ये इसकी क्या है इक्वेशन बन गई, जिससे वो एंगुलर मूवमेंट के साथ वो रिवॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो n है वो क्या है, ऑर्बिट नंबर है, ठीक है। mvr जो उसकी है एंगुलर मूवमेंट है, mvr ये उसकी मूवमेंट है, mvr इज इक्वल टू n हमारे पास जो है वो ऑर्बिट नंबर है, वो कौन सी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5। h हमको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताई, और पाई की वैल्यू जो फिक्स होती है आपको पता ही है, वो 3.14 जो होती है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं ऑलरेडी, तो आप जो mvr निकाल सकते हैं कि कौन सी वो जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, कौन सी मूवमेंट जो है उसकी कितनी के साथ वो रिवॉल्व कर रहा है, तो आप यहाँ से जो है वो निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो जब भी नील बोर का क्वेश्चन आना है उसके अंदर आपने जो है वो उसकी
एक्सप्लेनेशन लिखनी है, उसने क्यों किया वो लिखनी है, उसके पोस्टुलेट्स लिखने हैं आपने। तो ये सारी चीज़ें जो आपने जो है वो नील बोर के एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो है आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, लिखनी है। ये जो मैथमेटिकल जो निकालनी है इक्वेशन, ये भी आपने जो है वो निकालनी है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जब अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कहने में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।